व्हाट इज मोमेंटम? संवेग क्या होता है? तो बच्चों आप लोग कमेंट्री, मैच का कमेंट्री या इवेंट्स क्रिकेट की कमेंट्री आप लोगों ने सुना होगा। उसमें ये कहा जाता है कि इस टीम के पास मोमेंटम है, इस टीम को जीतने की संभावना है, इस टीम के पास मोमेंटम अधिक है, इंडिया के पास मोमेंटम है, इसके पास खिलाड़ी अच्छे हैं। ऐसे ऐसे सुनने को कमेंट्री मिलता है। ये आप देखे होंगे कि जो भाला फेंक होता है, जेवलिन थ्रो होता है, उसमें मोमेंटम गेन करने के लिए पहले जो खिलाड़ी होता है वो रन करता है, दौड़ता है, उसके है कि वो भाले को फेंकता है। तो ये मोमेंटम है क्या? वो जानने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं और फिर मोमेंटम पर हम लोग आते हैं। अगर हम ये कहें कि हमारे पास पत्थर है, एक हैवी पत्थर है और एक जो होता है कि स्मॉल पत्थर है और यहाँ पे रखे गए हैं ग्लास पेन, काँच का पेन रखा गया है। अगर हैवी स्टोन को अगर हम ड्रॉप करें तो ये पेन जो होता है कि क्या होगा, ब्रोक कर जाएगा, टूट जाएगा। जबकि स्मॉल स्मॉल पत्थर को ड्रॉप करते हैं तो ये पेन जो होता है नहीं टूटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हैवी स्टोन जो होगा वो ग्लास को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। और यहाँ पे हमने ये देखा कि हैवी स्टोन और स्मॉल स्टोन सेम हाइट से गिराए गए, इसलिए इनके पेग जो होंगे वो सेम है। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक गन है और इस गन से हम बुलेट फायर करते हैं और एक बुलेट जो होता है हाथ से ही हम फेंक देते हैं। तो दोनों ही सिचुएशनों में हम ये देखते हैं कि जो गन से बुलेट फायर की गई उसको रोकने के लिए हमें अधिक फोर्स एफोर्ड करना पड़ेगा, अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। और जो बुलेट जो था हाथ से फेंका गया उसको रोकने के लिए कम फोर्स एफोर्ड करना पड़ेगा, यानी कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास दो गेंदें हैं और दोनों के अगर स्पीड या वेलोसिटी सेम है तो ये देखें कि जो हैवी गेंद है उसको हमको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। और जो स्मॉल गेंद है, स्मॉलर गेंद है, उसको रोकने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर सेम मास की गेंदें हों और उनकी वेलोसिटी डिफरेंट, अगर वेलोसिटी डिफरेंट हो तो ये देखते हैं कि जिस गेंद का वेग अधिक होगा उसको रोकने के लिए हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा और जिस गेंद का वेग जो होता है कम होगा उसको रोकने के लिए कम फोर्स की आवश्यकता होगी, यानी नीड होगी। यानी हमने ये देखा कि अपने एक्सपेरिमेंट के कि विराम और गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करते हैं। यानी हमने ये देखा कि विराम और गति की अवस्था में अगर परिवर्तन करना है तो करने के लिए आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करते हैं। अब मोमेंटम इज नथिंग बट ये मास टाइम वेलोसिटी होता है, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। यानी मास टाइम वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम होता है, यानी P इक्वल टू मास टाइम वेलोसिटी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्मेट में हम लिखेंगे इस तरह से, वेक्टर P इक्वल टू m वेक्टर v। एसआई मात्रक इसका होता है केजी मीटर पर सेकेंड, यानी मास का केजी होगा और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट जो होगा इसका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कुछ डिस्कशन हम करेंगे और ये डिस्कशन होगा, पहला हमारा डिस्कशन होगा कि यदि यम नियत हो, यानी मास जो होता है कांस्टेंट हो, उस कंडीशन में मोमेंटम जो होगा वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी P मोमेंटम संवेग और वेग के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। P और V के बीच जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये होगा कि जिस पिंड का वेग अधिक हो उसका संवेग भी अधिक होगा, यानी वेलोसिटी जिस पिंड की अधिक होगी उसका संवेग भी अधिक होगा। यहाँ पे देखें कि पहले पिंड की वेलोसिटी अधिक है तो इस पिंड का संवेग भी अधिक होगा। यानी ये कह सकते हैं कि जिस पिंड पिंड का वेग अधिक हो उसका संवेग भी अधिक होगा।
सेकंड कंडीशन ये लेते हैं कि यदि v हमारा कांस्टेंट हो, वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो, v नियत हो, तो उस कंडीशन में जो संवेग होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। यदि विभिन्न पिंडों के, अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे P और M के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, और यहाँ पे यदि विभिन्न पिंडों के वेग समान हो तो भारी पिंड का संवेग जो होगा वो अधिक होगा। यानी विभिन्न पिंडों के वेग जो होते हैं क्या हो, समान हो, उस कंडीशन में भारी पिंड जो होगा उसका संवेग जो होगा वो अधिक होगा। यहाँ पे ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। अब यहाँ पे दो पिंड है, इनके वेग समान है, तो वेग समान होने के कारण जो भारी पिंड है, यानी पहला पिंड भारी है तो उसका संवेग भी अधिक हो, यानी भारी पिंड का संवेग जो होगा इस कंडीशन में अधिक होगा। और थर्ड कंडीशन हम लेंगे यहाँ पे, अ, तो ये था कि यदि विभिन्न पिंडों के वेग समान हो तो भारी पिंड का संवेग भी अधिक होगा। अब हमारा थर्ड कंडीशन है यदि p नियत हो, यानी मोमेंटम ही हमारा कांस्टेंट हो, उस कंडीशन में मास इनटू वेलोसिटी यानी मास टाइम वेलोसिटी नियत होगा, या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। अगर v और मास, वेलोसिटी और मास में अगर ग्राफ खींचते हैं तो उस कंडीशन में हमें हाइपरबोला यानी अतिपरवलय मिलेगा। यहाँ पे अतिपरवलय मिलेगा, और v m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस पिंड का मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जिस पिंड का मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये हो कि यदि विभिन्न पिंड के संवेग समान हो तो जो हल्का पिंड होगा उसका वेग जो होता है अधिक होगा, जो हल्का पिंड होगा उसका वेग अधिक होगा। यहाँ पे हम देख ले कि दो पिंड है हमारे पास, तो अब आप देखें कि जो हल्का पिंड है उसकी वेलोसिटी क्या है, अधिक है, यानी हल्के पिंड का वेग जो है वो अधिक है, और भारी पिंड का वेग जो होता है कम है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के संवेग जो है वो समान है। अब चौथे डिस्कशन में हम आते हैं गतिज ऊर्जा, और इसमें संवेग में क्या रिलेशन होता है। तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यम को मल्टीप्लाई करते हैं और यम को डिवाइड करते हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। m इंटू वी मास टाइम वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो मास टाइम वेलोसिटी को हम मोमेंटम लिखेंगे p स्क्वायर अपॉन 2m। अब p को फाइंड करना है तो p स्क्वायर इक्वल टू 2m के भी लिख सकते हैं, और p इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2m के। तो ये मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है। और यहाँ से हम आपको याद होगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ आपको याद होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोगों ने देखा था कि एसिलेशन, न्यूटन सेकंड लॉ था हमारा एसिलेशन इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास, या एफ नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम एसिलेशन। अब ये हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो होता है नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो नेट फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो एफ नेट इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ नेट इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम। पी एफ का मतलब फाइनल मोमेंटम, पी इनिशियल का मतलब, पी आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम, और टी मींस टाइम। यहाँ पे टी टाइम है, तो फाइनल मोमेंटम हमारा होता है एम भी, तो लिख सकते हैं एफ नेट इक्वल टू एम भी माइनस एम यू अपॉन टी। एम को हम कॉमन लें तो वी माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी नथिंग बट change in velocity. Change in velocity is known as acceleration. चेंज इन वेलोसिटी को एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ से हम ले सकते हैं एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये है न्यूटन सेकंड लॉ। तो मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से हम न्यूटन सेकंड लॉ भी देख सकते हैं, एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ भी हम देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ याद होगा कि फर्स्ट लॉ क्या कहता था, कि अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल अनुपस्थित हो, एक्सटर्नल फोर्स अनुपस्थित हो, तो वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहती है जिस अवस्था में है, यानी वो विराम में है तो विराम में, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना पसंद करती है। तो जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ नेट टाइम टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस यू।
हियर यहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो एफ नेट इक्वल टू जीरो मीन्स जीरो इक्वल टू एम वी माइनस यू। एम नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स वी माइनस यू इक्वल टू जीरो। वी माइनस यू मीन्स हो गया वी इक्वल टू यू। वी इक्वल टू यू मीन्स कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहती है। यानी वो विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में, अगर गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहना पसंद करती है।